कभी हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार से पूछा गया कि अगर वो उन्हें गोदान लिखना होता तो वो कैसे लिखते। जैनेन्द्र कुमार ने जो कहा वह लेखकीय दृष्टि और औपन्यासिक दृष्टि के द्वंद्व को समझने का एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। जैनेन्द्र जी ने कहा, मैं तो होरी को छोड़ता भी नहीं, जो भाग्य के सामने अकेले संघर्षरत और फिर असहाय दिखाई देता है। मैं उसे जैसा का तैसा रहने देता, फिर मैं भाग्य को व्यक्तियों की कुछ तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर निरूपित करने का प्रयास नहीं करता, मानो कि होरी शिकार हो और दूसरे शिकारी हों। मेरा प्रयास यह दिखाने का होता कि हर कोई किस तरह शिकार है, फिर भी एक दूसरे का शिकार करने की बेकार कोशिश करता है। वास्तव में शक्तियाँ अवैयक्तिक होती हैं और सत्य से जुड़े रहने और सत्य से लड़ने के लिए उनके बीच हमदर्दियों को बांटने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा मैं कर सकता तो गोदान को सफल समझता। यहाँ मेरा उद्देश्य गोदान की रचना प्रक्रिया अथवा गोदान के औपन्यासिक शिल्प या प्रेमचंद की दृष्टि का मूल्यांकन करना नहीं है, और ना ही जैनेन्द्र की इस दृष्टि पर विचार करना कि अगर वो गोदान लिखते तो होरी को किस तरीके से चित्रित करते। यहाँ मेरा उद्देश्य दो लेखकों की दृष्टि भेद की ओर ले जाना है। किसी भी रचना के भीतर लेखक का अपना निज भी मौजूद रहता है। किसी भी रचना के संदर्भ में लेखक की दृष्टि अथवा वह विचार महत्वपूर्ण है जो उसके रचना के गर्भगृह में सृजित होता है, जहाँ वह अपना रूप ग्रहण कर कुछ कहने की कोशिश करता है। कृष्णा सोबती इस दृष्टि अथवा विचार को लोकतांत्रिक और सामूहिक चेतना को प्रसारित करने वाले मूल्य के रूप में देखती हैं। वे लिखती हैं, स्थितियाँ, पात्र, चरित्र, देश, समाज ऐसा कुछ नहीं जो उसकी दौड़ से बाहर हो, नहीं इसको लेकर गलतफहमी न हो। लेखक हाशिए से न पन्ने को झांकता है न जिंदगी को। यह बात एक अच्छे और खरे लेखक के संदर्भ में कही जा रही है। साहित्य विशेष है, फिर भी उसका अपना लोकतंत्र है। इसी में सर्वसाधारण से जुड़ी निहित है इसकी स्वायत्तता भी। इसी मूल स्रोत से उपजे छोटे बड़े पुंज हम लेखकों के बौद्धिक अस्तित्व में पलते हैं और विचार और संवेदन के रूप में दूर तक प्रवाहित भी होते हैं। लेखकीय दृष्टि और औपन्यासिक दृष्टि का द्वंद्व जब मुझे यह विषय दिया गया तो मुझे इस विषय को लेकर के कोई मूर्त भाव सामने नहीं आ रहा था, और काफ़ी सोचने के बाद मैंने लेखकीय दृष्टि को लेखक की रचनात्मक दृष्टि से जोड़ा और औपन्यासिक दृष्टि को उपन्यास कला मानते हुए कृष्णा जी के कुछ उपन्यासों के आधार पर इसको देखने की कोशिश की। उपन्यास को लेकर के बहुत सारी दृष्टियां भारत में मानी गई, जिसमें आचार्य शुक्ल ने उपन्यास को लेकर के एक जगह उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में निर्दिष्ट किया है, वर्तमान जगत में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पकड़ रहा है उसके भिन्न भिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण नहीं करते, आवश्यकता अनुसार उनके ठीक विन्यास, सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति को भी उत्पन्न कर सकते हैं। लोग या किसी जनसमाज के बीच काल की गति के अनुसार जो गूढ़ और चिंत्य परिस्थितियां खड़ी होती रहती हैं, उनको गोचर रूप में सामने लाना और कभी कभी निस्तार का मार्ग भी प्रत्यक्ष करना उपन्यासों का काम है। इन विचारों की केंद्रीयता में अगर भारतीय उपन्यासों के उदय को लक्षित करें तो हम पाते हैं कि भारत में उपन्यास के उदय से पहले आख्यान का एक स्वतंत्र रूप हमारे सामने है, जो सत्य को समझने और उसको हासिल कर लेने के ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से संचालित होता है। उपन्यास के जन्म के साथ यथार्थवाद के साथ एक रिश्ता कायम होता है। वह भारतीय आख्यान के समानांतर जीवन दर्शन की तलाश और अपने रचनात्मक आग्रहों में यथार्थवाद के जमीन की तलाश है, जहां एक संशयवादी निगाह आख्यान को अपने अनुरूप बरत रही है। आचार्य शुक्ल की ही टिप्पणी है, इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना वैचित्र्य रहा, रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं। यह वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों का चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। यह टिप्पणी उन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति के संदर्भ में की है। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति का तिलस्म और एयारी का संदर्भ जो है वह नितांत भारतीय संदर्भ है। हिंदी के आरंभिक उपन्यासों को ब्रिटिश औपनिवेशिकता और बंगाल के उपन्यासों के प्रभाव से जोड़ा गया, उसका प्रत्याख्यान देवकी नंदन खत्री के उपन्यास करते हैं। अगर महाभारत के जन्मेजय के नागयज्ञ अथवा जरत्कारु के मिथकीय तिलस्म को जोड़ करके चंद्रकांता अथवा चंद्रकांता संतति के तिलस्म या एयारी को देखा जाए।
भारतीय औपन्यासिक परिदृश्य को देखें तो आरंभिक उपन्यासों के मूल में जो काम सत्य की खोज और प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में आदर्श और यथार्थ कर रहे थे, बाद के उपन्यासों में सत्य की खोज, आदर्श अथवा यथार्थ को विचार और विचारधारा ने अपदस्थ कर दिया। कृष्णा सोबती अपने औपन्यासिक दृष्टि के लिए विचार को आग्रह की आंख मानती हैं, न कि विचारधाराओं का अंधानुकरण। इस संदर्भ में वे एक टिप्पणी करती हैं, लेखक को अपने विवेक के रूप में निज के सरमाए को ही इस्तेमाल करना होता है। जितना जो कुछ प्रतिभा के रूप में उसे मिला है, जिस अनुभव से वह गुजर रहा है, वह उसी से अपनी रचनात्मक ऊर्जा जगाएगा। विचारधाराओं के सैद्धांतिक मुखौटों के नाम पर स्वग्रह जरूर होते हैं। सिर्फ प्रगतिशीलता के नाम पर यह दोष मढ़ना कि उसने सरलीकृत पैमाने गढ़ लिए हैं, सही नहीं। यथार्थवाद को अपनाने की जरूरत तो तब पड़ी जब जिंदगी की पुरानी तर्ज नए यथार्थ के बोझ तले दबने लगी। यहाँ तक कि इस दबाव तले उसका अस्तित्व और रंग ढंग बदलने लगा। यहाँ तक कि इसके बदलते प्रभाव में लेखक का आंतरिक और बौद्धिक संसार तक उत्तेजित हुआ। उसमें बुनियादी फेरबदल हुए। जहाँ तक शिल्प और कलात्मकता का रिश्ता है, वह एक अच्छे लेखक से अलग हो ही नहीं सकता। शिल्प कथ्य की मांग है, जिसकी पुख्ता बनावट लेखक की रचनात्मक क्षमताओं और सीमाओं को प्रमाणित करती है। आधुनिक हिंदी उपन्यास मानवीय सजगता और सार्थकता की तलाश की कोशिश में अपना रूप अख्तियार करते हैं। पाश्चात्य साहित्य में उपन्यास धर्म और ईश्वर का सबसे बड़ा प्रतिपक्ष बनकर उभरता है, तो भारत में राष्ट्रवाद और आधुनिकता का सहजात बनकर। तथापि हिंदी उपन्यास में राष्ट्रवाद और उपन्यास दोनों के प्रत्याख्यान रचे हैं, और यही इसकी विशिष्टता है। हिंदी उपन्यासों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए नेमिचंद जैन कहते हैं, हिंदी उपन्यास के बारे में बहुत दिनों से यह मेरी धारणा रही कि महाकाव्य या महागाथा के रूप में मानवीय संबंधों और उन्हें निर्धारित, नियंत्रित, परिचालित करने वाली अंतर्धाराओं, व्यापक सामाजिक स्थितियों, मानसिकताओं में के एक बहुमुखी जटिल अंतर्ग्रंथित प्रस्तुतिकरण के रूप में वह कभी पूरी सफलता तक पहुंच नहीं पाता। किसी न किसी कारण से अनुभव और उसके रूपायन की प्रक्रिया में किसी एक में या दोनों में कोई न कोई ऐसा अनियंत्रित तत्व चाहे अनचाहे प्रवेश कर ही जाता है, जिसके कारण जीवन का साक्षात्कार अधूरा रह जाता है। प्रगीतात्मक छोटे फलक का पर एक अत्यंत सीमित किंतु सूक्ष्म और सार्थक अनुभव से संबंधित कुछ कृतियों को छोड़कर बाकी सभी उपन्यासों की, गोदान से लेकर राग दरबारी, तमस या जुगलबंदी तक, आज तक के हर हिंदी उपन्यास की यही नियति रही है। नेमी जी जिन उपन्यासों में प्रगीतात्मकता की तलाश करते हैं, उनमें आज के जीवन के भाव सत्य को अपनी समग्रता, व्यापकता और गहराई दोनों में तलाशते हैं। मनुष्य के बौद्धिक बेचैनी और अंतर्द्वंद के स्थायित्व और गति दोनों के संयोजन को साहित्यिक तौर पर उपन्यास अधिक मुखर तौर पर अभिव्यक्त कर पाते हैं। उपन्यास विधा आत्मा व्यक्ति के साथ साथ आत्मान्वेषण का भी माध्यम बनता गया। फलतः यह आदिम संशय का महागाथा भी बन पाया। उपन्यास के मूल में आधुनिकता के साथ साथ आधुनिकता की आलोचना भी मौजूद है। उपन्यास की सार्थकता पर प्रश्न करने में ही नहीं, बल्कि उन प्रश्नों के साथ संघात करने में है। जहां चुनाव नितांत अकेले का है, आज़ादी के बाद का हिंदी उपन्यास समकालीन जीवन की कुंठा और खंडित व्यक्तित्व का उत्खनन करने वाला साहित्यिक विधा बनता गया, जिसमें मनुष्य के परिवेशगत संबंधों की भीतरी तहों की अभिव्यक्ति मौजूद है। जीवन के संपूर्ण सत्यों की तलाश से अधिक जीवन के खंडित सत्यों के प्रति एक निर्मम आलोचना का भाव समूचे द्वंद्वात्मकता से उपन्यासों में अभिव्यक्ति पाता है। यहाँ जीवन की प्रामाणिकता और रोमानी भावुकता भी है, तो कलात्मक परिपक्वता भी। अगर ऐसा है तो नेमी जी ने उसे अच्छे उपन्यास की कोटि में रखा है, और अगर इनका अभाव है तो वो उन उपन्यासों को बहुत अच्छा नहीं मानते। नेमिचंद जैन जी कृष्णा सोबती के उपन्यासों को बहुत पसंद नहीं करते। इसके कुछ कारण है जो उन्होंने उनके उपन्यासों के संदर्भ में ये कहा था। आधुनिक उपन्यासों की कई धाराओं में एक धारा आदर्शात्मक उपन्यासों की है, दूसरी आंचलिक उपन्यासों की, तीसरी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की, और इस तरीके से अगर देखें तो बाद के उपन्यासों में एक विमर्श मूलक उपन्यासों की है, जिसमें कृष्णा सोबती के उपन्यासों को देखें तो स्त्री को उसके संपूर्णता में देखने की कोशिश तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ वो सिर्फ स्त्री लेखन तक को ही अपने उपन्यासों का विषय नहीं बनाती हैं। वे अपनी पहचान के लिए स्त्री लेखन के टैग को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, अपने को लेखक नागरिक के तौर पर ही देखती हैं। फिर भी उनके लेखन का बहुलांश स्त्री चिंतन और लेखन में अभिव्यक्ति पाता है। हेलन सिक्सू ने स्त्री लेखन के संदर्भ में लिखा है, स्त्रियों के लिए लेखन एक रास्ता है, एक प्रवेश, एक निकास, एक स्थान जहां उनका अन्य उनके बीच रह सकता है।
वह भी जो वे नहीं हैं और जो वे हैं वह नहीं जानती कि उनका होना क्या है, लेकिन वह चलते हुए महसूस करती हैं। जो उसे जीवित करता है, जो उसे दोफाड़ करता है, विचलित करता है, बदलता है। स्त्री विमर्श के समर्थन में जब स्त्री लेखन को यह कर कमतर आंका जाता है कि स्त्री जन्मना स्त्री होती है, वो आपने परिचय दे दिया है तो मैं सीधे कृष्णा जी के उपन्यासों पर आ जाता हूँ, इसको छोड़ता हूँ। डार से बिछुड़ी पर मैं बात कर रहा हूँ। डार से बिछुड़ी 1849 के सिख और अंग्रेजों के युद्ध के परिवेश में घटित गल्प है, लेकिन पासो का चरित्र इस पूरे उपन्यास में अपनों से बिछड़ते हुए समूचे साहस के साथ स्त्री जीवन की विडंबना के समानांतर संघर्ष की दास्तान बन जाती है। इस उपन्यास में भरत वाक्य की तरह वाक्य आता है, संभल कर ली एक बार का थिरका पांव जिंदगानी धूल में मिला देगा, के बावजूद नानी के घर के शोषण से आक्रांत और माँ से मिलने की चाहत ने पासों को घर बाहर कर दिया। इसके बाद संघर्ष और विडंबनाओं का अनवरत सिलसिला, जहाँ पासों के पास चयन का कोई विकल्प नहीं, एक अचाही उदाम लहर के विपरीत जीवन ढोना है। दीवान के घर में पासों की स्थिति बहुत हद तक रखेलों वाली है। लिखियों के खेल दिन आए भी तो ऐसे कि घर बाहर के धनी मेरे दीवान जी पाहुने हो गए, सपने हो गए वे दिन जब दीवान जी चौके बिराजते थे और मैं थाली पसरती थी। परिवार के ढांचों में औरत की स्थिति और ठेठ सामंती ठाट पर बिकी हुई औरत खरीदार के घर की दात वाली स्थिति में पासों के संघर्ष का मार्मिक वर्णन है। कहानी आगे बढ़ती है तो सिखों के युद्ध का वर्णन आता है और फिर कथा की निर्मित स्त्री को बच्चे जनने की मशीन में तब्दील कर देती है। बड़ी माँ यहाँ संदर्भ डार से बिछुड़ी की पासों का चरित्र बहुत हद तक शरणदाताओं के काम आने वाली स्त्री की बनकर रह जाती है। उसका यह स्वीकार्यता बोध कि क्या जानती थी आप जी के काम ना आ सकूंगी, इस जोग भी थी मैं जो मेरा इतना मान किया। स्त्री पराधीनता और नियति का स्वीकार, भाव सामंतवादी पितृसत्तात्मक संरचना की मध्यवर्गीय स्थिति और पासों के प्रतिरोध का नहीं होना, उसका कृतज्ञता बोध और सुरक्षा के प्रति आत्मसमर्पण एक ऐसी स्त्री का बोध कराता है जिसका सिर्फ ऐतिहासिक संदर्भ बनता है। इस उपन्यास में अभिव्यक्ति और स्त्री का प्रश्न पासों के चरित्र के अंतर्द्वंद को कहीं ले जाता हुआ प्रतीत नहीं होता, जबकि कृष्णा सोबती अपने स्त्री विषयक चिंतन में अग्रगामी है। पासों की स्थिति परिवार और समाज में निम्न है। वह जिस भाषा का इस्तेमाल करती है और वह भिन्न और विपरीत है। अगर इस विभिन्नता से कोई प्रतिरोध निर्मित होता है तो बहुत स्पष्टता से हमारे सामने अभिव्यक्त नहीं होता। अगर यह भाषाई विशिष्टता अगर कुछ निर्मित भी कर रही है तो यह असरदार नहीं बल्कि काफी धुंधला, अस्पष्ट और विडंबना को तीक्ष्णता से अभिव्यक्त नहीं करती। उपन्यास की स्त्री यानी पासो अपूर्ण है, लेकिन वह अपनी इन्हीं अपूर्णताओं में कहीं अधिक मुकम्मल और तीक्ष्ण भी है, आंखों में आंख डालकर अपने होने को साबित करती हुई, सवाल करती हुई। मित्रों मरजानी डार से बिछुड़ी की तुलना में अधिक जैविक और संतुलित सामाजिकता की ओर उन्मुख है। मित्रों मरजानी एक औसत परिवार की कहानी है। मित्रों मरजानी की स्त्री की आदिम सत्ता की प्रतीक है और इस उपन्यास का केंद्रीय चरित्र है। यह जीवन के अधिक नजदीक है, तभी वह देह की प्यास और देह किताब को स्वीकार कर पाती है। मित्रों का बयान है, इसको छोड़ता हूँ क्योंकि जगन्नाथ जी फिर पर तो खैर जो बाकी चीज़ है जो मेरे आलेख में है जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं अंत कर रहा हूँ। इस आलेख में जिन उपन्यासों का जिक्र हो पाया वे जाहिर तौर पर कृष्णा सोबती के समूचे औपन्यासिक दृष्टि को रेखांकित नहीं कर पाते, तथापि इन उपन्यासों को पढ़ते हुए कथा प्रवाह और कथा के भावनात्मक उछाल में मन रमता है, किंतु घटनाओं की अधिकता और उनके पूर्वापर संबंध में संबंध विच्छेद के कारण वह संलग्नता नहीं बन पाती। कृष्णा सोबती के आलोचक जिस भाषाई विविधता पर मुग्ध होते हैं, वही भाषाई विविधता पाठ के लिए कई चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। साथ ही वह संवेदना की गहनता को भी खंडित करता है। इन उपन्यासों के घटनाओं के भूगोल को पढ़ते हुए सटीकता से उन्हें नियत स्थान पर रखने में कठिनाई आती है। कृष्णा जी के उपन्यास बहुत हद तक निदर्शनात्मक हैं, जिसके भीतरी संरचना की अंतर्ध्वनियों में बहुत कुछ अनकहा अभिव्यक्त होता है जो सामने से कई बार साफ नहीं दिखता। इन उपन्यासों का संदर्भ तुरंत नहीं मिलता। कृष्णा जी के पास कहने को बहुत कुछ है और उन्होंने कहा भी है, पर कहते कहते कई बातें रह गई हैं। कई बार भाषा और पात्र आगे निकल जाते हैं और विचार पीछे रह जाते हैं। बहुत कुछ कहने की एकाग्रता भंग होती है। फिर भी कृष्णा सोबती का रचनात्मक व्यक्तित्व जैसा उभर कर उनके उपन्यासों में आता है और रचनाओं में भी और जीवन में भी वह बहुत कुछ महाकाव्यात्मक और उदात्त है। धन्यवाद। अब मैं जगन्नाथ जी को बुलाता हूँ। जगन्नाथ जी को